हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के जियोग्राफी के संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर की जानने वाले हैं। और ये जो पेपर आप सभी को दिया जा रहा है, ये जो 100% जो है रियल पेपर है। तो जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में भी आप सभी जो है वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही पेपर जो है आप सभी के एग्जाम में भी जो है सेम टू सेम रहने वाले हैं। तो पहले आप सभी को हम पेपर दिखा देते हैं, उसके बाद इसका जो है आंसर की भी जानेंगे। तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो लौह अयस्क के किन्हीं दो प्रकारों को नाम लिखिए। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत से क्या समझते हैं, ये सभी प्रश्न उत्तर पहले देख लीजिए और उसके बाद हम इसका जो है आंसर की बताने वाले हैं। तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले और सबसे सटीक जो है आप सभी को जो है आंसर की दिया जा रहा है, ठीक है। तो जरूर आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को यहाँ पे जो है रियल पेपर ही जो है सबसे पहले दिया जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर में देखेंगे तो यहाँ पे 26 से 33 तक जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर रहेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 4 गो प्रश्नोत्तर का आंसर देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्नोत्तर का आंसर। तो लोहा के अयस्क के किन्हीं दो प्रकार को नाम लिखें। तो लोहा के निम्नलिखित दो अयस्क होते हैं, वो भी जो है हेमेटाइट और जो है मैग्नेटाइट होते हैं। यहाँ पे आंसर आप सभी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेकेंड प्रश्नोत्तर देखते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं, जैसे सौर, पवन और जो है ज्वारीय ऊर्जा हो जाएंगे। आराम से इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं। यहाँ पे सघन बस्ती का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि सघन बस्ती जिसे समूहीकृत या केंद्रीकृत बस्ती भी कहा जाता है, मानव बस्ती के एक प्रकार को संदर्भित करती है, जहाँ घरों और इमारतों को एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर जो एक साथ बनाया जाता है और अक्सर सुरक्षा और सामाजिक संपर्क या संसाधनों के जो है कुशल उपयोग के कारणों से होते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसका आंसर जान चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि भारत के 4 कोयला क्षेत्रों के नाम बताइए। तो देखिए भारत के जो है 4 कोयला क्षेत्र के नाम जो होता है, आप सभी जानते हैं कि झरिया होता है, रानीगंज होता है, बोकारो होता है और जो है कोरबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आराम से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भारत के किन्हीं 4 शैक्षणिक शहरों के नाम बताइएगा। तो हम सभी जानेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भारत के जो 4 शैक्षणिक शहर जो होते हैं वह पुणे होते हैं, कोटा होते हैं, देहरादून और जो है मणिपाल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आराम से इसको आंसर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी से निवेदन करेंगे क्योंकि आप सभी को जो है रियल पेपर हमेशा जो है यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो जल प्रदूषण से तात्पर्य है जो है जल निकायों जैसे नदियाँ, झीलें, महासागर, भूजल आदि हानिकारक पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है संदूषण जो जल की गुणवत्ता को खराब करते हैं और इस मानव जो है उपयोग या जो है पर्यावरण के लिए जो विषाक्त और जो है अनुपयुक्त बना देता है। आराम से याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो जल संरक्षण से तात्पर्य है कि जल संसाधनों का प्रबंधन और प्रबंधन के लिए जो है संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रथाओं और जो है तकनीकों से है, जिसका उद्देश्य जो है जल के उपयोग को जो है कम करना, जल की बर्बादी को रोकना और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। और इसमें प्रदूषण रोकना, कुशल सिंचाई, वर्षा जल संचयन और घरेलू जल का जो है जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग जैसे उपाय शामिल है। आराम से याद कर सकते हैं। चलिए रेखीय अधिवास प्रतिरूप जो है किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रेखीय प्रतिवास जो है रूप किसे कहते हैं। तो देखिए रेखीय अधिवास प्रतिरूप का एक प्रकार बस्ती प्रतिरूप है, जहाँ घर या इमारतें एक जो है सीधी रेखा में आमतौर पर एक सड़क, रेलवे लाइन और नदी या नहर के किनारे स्थित होती है। आराम से याद कर सकते हैं। और सिंचाई से आप क्या समझते हैं, तो सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसमें फसलों को कृत्रिम रूप से पानी प्रदान किया जाता है ताकि उनकी जल की आवश्यकता पूरी हो सके और अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक वर्षा पर्याप्त नहीं होती है। आराम से इसको याद कर सकते हैं। और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों में भी एक बार वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। आप जिस
क्लास को देख रहे हैं जो है बिल्कुल रियल पेपर है, जो कि आपसे एग्जाम में 100% यही जो है पेपर जो है रहने वाले हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। यहाँ पे जो है आपसे को ओनली रियल पेपर ही सोल्यूशन कराया जाता है। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी रहेगा। किन्हीं 4 नकदी फसलों के नाम लिखें तो कपास होता है, गन्ना होता है, तंबाकू होता है और जूट होता है। चलिए 11वां प्रश्न उत्तर है कि ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास में अंतर स्पष्ट करें। तो ग्रामीण और नगरीय अधिवास में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहले का देखिए, जनसंख्या घनत्व। ग्रामीण अधिवासों में जनसंख्या घनत्व कम होता है, जबकि नगरीय अधिवासों में जो जनसंख्या घनत्व जो है अधिक होता है। आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती है? ग्रामीण अधिवासों में मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ कृषि और जो है संबंधित क्षेत्र से होते हैं, तो वहीं जबकि नगरीय आदिवासी में उद्योग, व्यापार और जो है सेवा क्षेत्र से प्रमुख होते हैं। और सुविधाएं क्या होती है? तो नगरीय सुविधाएं, नगरीय अधिवासों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधा जो है ग्रामीण अधिवासियों की तुलना में अधिक विकसित और जो है आसानी से उपलब्ध होती है। आराम से याद कर सकते हैं। और उनकी जीवन शैली कैसे होती है? तो ग्रामीण अधिवासों में जो है जीवन शैली अधिक जो है सरल और जो प्रकृति के करीब होती है, जबकि नगरीय अधिवासों में जीवन शैली अधिक जो है जटिल और जो है आधुनिक होती है। आराम से याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति का तात्पर्य है कि उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों और उन्नत सिंचाई तकनीकों के उपयोग से जो कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि से है। विशेष रूप से जो है 1960 के दशक में भारत में इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन से आत्मनिर्भरता हो जाएगा। और हरित क्रांति भारत में जो है 1966-67 के आई थी करीब, आप सभी जानते ही हैं दोस्त। तो यह यहाँ पे इसका राइट आंसर भी लिख सकते हैं। जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में भी आपसी वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। भारत के किन्हीं 4 औद्योगिक नगरों के नाम लिखिए। तो भारत के किन्हीं 4 औद्योगिक नगरों का नाम जो है निम्नलिखित होता है। पहला जो है मुंबई है, चेन्नई है, जमशेदपुर है और जो है लुधियाना हो जाएगा। भारत के किन्हीं 4, ये तो अभी ही देख लिए हैं। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। तो जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य जो है किसी निश्चित समय अवधि के दौरान किसी क्षेत्र यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या होने वाले परिवर्तन से हैं। और यह परिवर्तन जो है जन्म दर, मृत्यु दर और जो है प्रवास आगमन के कारण होता है। आराम से इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं और यहाँ से शुरू होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। यहाँ से जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर आप सभी कवर कर लीजिएगा कि चतुर्थ क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। चतुर्थ क्रियाकलाप वे सेवाएं होती है जो उच्च बौद्धिक गतिविधियों से संबंधित होती है, जिनमें अनुसंधान और जो है विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श और शिक्षा और वित्तीय सेवाएं शामिल है। ये क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के ज्ञान आधारित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें विशेषज्ञता और जो है विशिष्ट कौशल की आवश्यकता भी होती है। आराम से याद कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी न्यू अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में भी आपसे वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। जल प्रदूषण के परिणामों का वर्णन करें। तो जल प्रदूषण के गंभीर परिणाम होते हैं, जिनमें से जो है ये शामिल होते हैं। पहले का जो है स्वास्थ्य संबंधी खतरे। दूषित जल के सेवन से हैजा, पेचिस और हेपेटाइटिस जैसी जो है यानी कि जल जनित जो है बीमारियां फैलती है। आराम से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि जलीय जीवन को नुकसान, यानी कि जल प्रदूषण से जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है नष्ट हो जाता है, जिससे मछली और जो है जलीय जीवों को जो है मृत्यु हो सकती है। और यहाँ पे पर्यावरण में व्यवधान, प्रदूषण वन्य जीवों को जो है खतरा पहुँचाता है और जो है प्राकृतिक आवासों का संतुलन बिगाड़ देता है। कृषि पर प्रभाव, प्रदूषित जल से जो है सिंचाई करने पर जो फसलों को नुकसान होता है। आराम से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे आर्द्र तथा शुष्क कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो शुष्क कृषि क्या होता है? ड्राई फार्मिंग क्या होता है? तो यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वार्षिक जो वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से जो है कम होती है। इसमें जो है उन फसलों की खेती की जाती है जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे बाजरा, ज्वार, दालें होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की नमी को जो है संरक्षित करना होता है। तो वहीं आर्द्र कृषि की बात करें तो यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। और यह जो है उन फसलों की जाती है जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, गन्ना और जूट हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है। आराम से याद कर सकते हैं। जल संरक्षण के उपायों को लिखें। तो जल संरक्षण के उपाय जो है निम्नलिखित होते हैं। पहले का देखिएगा दैनिक जीवन में बचत। तो ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय, नहाते समय आवश्यकता अनुसार जो है पानी का प्रयोग करें और नल जो है बंद रखें। रिसाव को रोकना, घरों और जो है सार्वजनिक स्थानों पर पानी के रिसाव को जो ठीक करें ताकि जो अनावश्यक बर्बादी ना हो। वर्षा का संचयन करना, वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में जैसे सिंचाई, भूजल और यहाँ पे पुनर्भरण आदि के लिए करें। कृषि के उपाय, मिट्टी और जो है जल संरक्षण के लिए कृषि योग्य भूमि में जो है मिट्टी के बांध, पत्थर से बने समोच्च बांध, वनस्पति बाड़ और जो समोच्च खाइयाँ आदि जो है निर्माण करें।
ठीक है। और वृक्षारोपण करें तो यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकता है और भूजल स्तर को जो बढ़ाने में मदद करता है। आराम से याद कर सकते हैं। और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में भी आपसे वीडियो को जो है शेयर भी करने का प्रयास करेंगे। आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासियों का वर्गीकरण करें। तो ग्रामीण अधिवासियों को उनकी आकृति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में जो है वर्गीकृत किया जाता है। पहल का देखिएगा, तो यहाँ पे रेखीय प्रतिरूप क्या होता है, लीनियर पैटर्न क्या होता है, जब अधिवास सड़क, रेलवे लाइन, नदी या नहर के किनारे विकसित होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आयताकार प्रतिरूप, रेक्टेंगुलर पैटर्न, जब अधिवास समतल कृषि भूमि पर जो है वाले क्षेत्र में ये या जो है दो से अधिक जो है सड़कों में मिलन बिंदु पर जो है विकसित होते हैं, और जो है गलियों एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती है। आराम से याद कर सकते हैं। अब वृत्तिकार प्रतिरोध से यानी कि सर्कुलर पैटर्न, जब अधिवास किसी झील, तालाब या जो है गाँव के चारों ओर जो है विकसित होते हैं। ठीक है। तारा प्रतिरूप क्या होता है, जब कोई सड़कें या जो है एक स्थान पर मिलती और अधिवास इन सड़कों के किनारे जो है विकसित होते हैं। और टी आकृति, तो यहाँ पे जब एक अधिवास एक मुख्य सड़क पर जो है विकसित होते हैं और एक अन्य सड़क पर उसे समकोण पर मिलती है। वाकई आकृति प्रतिरूप, सॉरी वाई शेप पैटर्न, जब दो सड़कें एक मुख्य सड़क से मिलती है तो अधिवास इन सड़कों के किनारे पर विकसित होती है। चलिए यहाँ पे पेट्रोलियम, यहाँ पे 4 ही प्रश्नोत्तर दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर का आंसर देना होगा। यहाँ पे 5 से 6 प्रश्नोत्तर हम दीर्घोत्तरीय करा चुके हैं, जो अच्छा लगे वो आपसे भी कर लीजिएगा। भारत के पेट्रोलियम संसाधन, भारत में पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है जो विभिन्न अवसादी बेसिन में पाया जाता है, और इनके प्रमुख क्षेत्र जो है निम्नलिखित होते हैं। पहल का देखिएगा, असम अरुणाचल प्रदेश बेसिन, यह भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें डिगबोई, नरकटिया और मोरन जैसे प्रमुख तेल क्षेत्र होते हैं। आराम से याद कर सकते हैं। गुजरात के बेसिन, अंकलेश्वर, कलोल और मेहसाना और नौगांव यानी कि नौगाम जो है यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र होते हैं। मुंबई हाई, तो यहाँ पे यह भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जो अरब सागर में अवस्थित है। और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल पे आप सभी को ओनली फॉर जो है रियल पेपर का सोल्यूशन कराया जाता है, वो भी जो है स्टडी विद सुजीत चैनल है। ठीक है। आप सभी दोस्त से निवेदन करें, आप सभी दोस्त सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अब कृष्णा गोदावरी बेसिन, यह पूर्वी तट पर जो स्थित होता है, एक महत्वपूर्ण तटीय अपतटीय बेसिन है जहाँ पर जो तेल और जो गैस के भंडार पाए जाते हैं। कावेरी बेसिन क्या होता है, यह तमिलनाडु के तट पर स्थित होती है और यह महत्वपूर्ण जो अपतटीय बेसिन होती है। ठीक है। और राजस्थान के यहाँ पे बेसिन क्या हो जाएगा, बाड़मेर, संचार को जो है सांचोर बेसिन, मंगला और बाग या जो है ऐश्वर्या जैसे तेल क्षेत्र जो है खोजे गए हैं। ठीक है। तो जो भी दोस्त नए अगर जुड़ेंगे तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। इस क्लास का अगर PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। वंदे मातरम।